किचन किचन में थोड़ा सा किचन फैल गया। तो कल हमने क्या बोलते हैं IEEE स्टैंडर्ड देखा था वायरलेस के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, है ना। तो इस पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज था वो हमने देखा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज किस चीज के लिए है। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका लो फ्रीक्वेंसी रेडियो से लेके माइक्रोवेव एंड रडार तक आता है, और माइक्रोवेव वे ही आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी का फ्रीक्वेंसी आता है जो 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसीज के रेंज है, और किस फ्रीक्वेंसी पे क्या रेंज मिलेंगे और किस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं वो यहाँ पे डिनोटेड है। तो ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। अब IEEE क्या है? हम इतने दिनों से IEEE बोल रहे थे, एक्चुअल में है क्या? IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। और ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, ग्लोबल एसोसिएशन है जो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंजीनियरिंग का, ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो ग्लोबली एसोसिएटेड रहते हैं IEEE के साथ में। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अकेले अपने आप को क्या बोलते हैं, ओन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कवर होते हैं? इनोवेटिंग कवर होता है, एजुकेशन कवर होता है, स्टैंडर्डाइजेशन कवर होता है। और स्टैंडर्डाइजेशन किसका? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री का। तो इस चीजों के लिए IEEE स्टैंडर्ड है जो आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं और सब उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये प्रोटोकॉल और उसका इम्प्लीमेंटेशन, वेंडर्स, इंटरऑपरेबिलिटी, तो ये चीजों का भी ये टेक केयर करता है ना। इसको अब वायरलेस के टेक्नोलॉजी में IEEE स्टैंडर्ड के लिए जो क्या बोलते हैं इसको, ये दिया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है, उसको कोड दिया गया है, वो है 8.2.11 और 8.2.3। ये UTP केबल के लिए है ना। तो वायरलेस के लिए 8.2.11 जो है ये क्या है आपका RF के लिए, वायरलेस के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1963 में, है ना। 2 सोसाइटी मिलके इसको स्टार्ट किए थे। वो कौन था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग। तो एक क्या बोलते हैं आपके दो ऑर्गेनाइजेशन थे, दो सोसाइटी थे। एक था IEEE और एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। और दूसरा था इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग। तो ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में मिलके इस संस्था का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1963 में। तब दो सोसाइटी हुआ करते थे इसको रन करने के लिए। इस पे कितने मेंबर थे? 430 प्लस मेंबर्स थे आपके। टेक्निकल लिटरेचर्स कितने थे? 30% टेक्निकली लिटरेचर्स थे। एनुअल कॉन्फ्रेंस कितने हुए? 1600। कितने रीजन्स में थे? 10 रीजन्स में। कितने कंट्री में थे? 160 कंट्री में। आज के डेट में एक्टिव IEEE स्टैंडर्ड्स कितने? 900 प्लस। तो IEEE स्टैंडर्डाइजेशन कितना कर चुके हैं अभी तक? अभी तक 900 प्लस IEEE स्टैंडर्डाइजेशन कर चुके हैं जो एक्टिव है, जिसमें अब आज के डेट में 39 टेक्निकल सोसाइटीज है। ठीक है, तो IEEE जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्डाइजेशन में आपको इतने जो 8 बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, 9 बॉक्स में, सॉरी, जो 9 बॉक्स में आपको इंफॉर्मेशन दिख रहे हैं, ये समरी है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है CCNA के। तो आप अगर ये चार्ट को याद रखते हो तो आप पूरा का पूरा इसका थ्योरी लिख सकते हो और बता सकते हो। ठीक है,
IEEE का फाउंडेशन 1963 में हुआ था। दो सोसाइटी थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियरिंग, ये दोनों मिलके आपका RF स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वर्क किए थे। इसमें 430,000 प्लस मेंबर्स हैं, 30% टेक्निकल लिटरेचर्स है। एनुअल कॉन्फ्रेंस 1600 हुए, 10 रीजन में स्प्रेड है, 160 कंट्री में है, 900 प्लस आपके एक्टिव IEEE स्टैंडर्ड्स है और 39 टेक्निकल सोसाइटीज है। ठीक है, ये उसका URL है, आप इस पे ब्राउज करके उसको चेक कर सकते हैं, https www.ieEE.org। क्लियर? देखो क्या बोलते हैं 802.3 मैंने जो बोला था, 802 डॉट इज ए फैमिली ऑफ IEEE स्टैंडर्ड। तो हमेशा याद रखो, जब भी 802 से स्टार्ट होता है तो ये किसका फैमिली है? स्टैंडर्डाइजेशन का फैमिली है। डील विद लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन और वैन मैन के लिए ये डिनोटेड है, और 802 जो है आपके IEEE स्टैंडर्ड फैमिली का है। तो यहाँ पे देखो 802.3 का इथरनेट के लिए, 802.11 क्या है? वायरलेस लैन के लिए है और वाईफाई सर्टिफिकेशन के लिए मैच। 802.15 क्या है? वायरलेस पैन के लिए। 802.15.1 क्या है? ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये IEEE स्टैंडर्ड है। यहाँ पे देखो आपके अलग अलग जितने भी मैंने जो बताया 900 प्लस स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिव है, उसमें अलग अलग सब चीजों के लिए आपका डिनोटेड है। 802.1 ब्रिजिंग के लिए है, 2 लॉजिकल लिंक लेयर के लिए, 3 CSMA CD के लिए, 4 टोकन बस के लिए, 5 मैक लेयर के लिए टोकन रिंग के, 6 मैन के लिए है, 7 ब्रॉडबैंड लाइन के लिए है, 8 फाइबर ऑप्टिक टैगिंग के लिए है, 9 इंटीग्रेटेड सर्विस लाइन के लिए है, 10 आपका इंटर ऑपरेबल लैन सिक्योरिटी के लिए, 11 आपका वायरलेस के लिए है और वाईफाई सर्टिफिकेशन के लिए, 12 आपका डिमांड प्रायोरिटी के लिए, 13 अभी यूज में नहीं है, 14 केबल मॉडेम के लिए, 15 अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था वायरलेस पैन के लिए है, 15.1 ब्लूटूथ के लिए है, 15.4 ZigBee सर्टिफिकेशन के लिए है, 16 आपका ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए है, 16 ही आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस का है, 17 रेजिलेंट पैकेट रिंग के लिए। तो इतने आपके स्टैंडर्डाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन है आपके। 900 प्लस एक्टिव IEEE स्टैंडर्डाइजेशन अभी एक्टिव है। तो आप अगर सिस्को प्रेस का बुक ओपन करते हो टॉड लॉ में, तो आपको IEEE स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत सारे वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, 802 फैमिली जो है वो किसके लिए मेंटेन कर रहा है? लैन मैन स्टैंडर्ड कम्युनिटी है, LMSSC, लैन मैन स्टैंडर्ड कम्युनिटी। अब वायरलेस लैन में वायरलेस लैन 802.11 IEEE ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जून 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये डेट याद रखना है आपको। कब वायरलेस लैन का जो IEEE 802.11 है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जून 1997 में। और ये वर्ल्ड वाइड पूरे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में ये दो बैंड पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पे, जो माइक्रोवेव्स के लिए रिजर्व्ड है, जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोवेव के लिए रिजर्व है 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, यही दोनों बैंड पे पूरे वर्ल्ड वाइड पे आपका वायरलेस लैन जो है कंट्रोल होता है। तो उसका कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है। 802.11 जो है 5 गीगाहर्ट्ज पे 54 Mbps रेटिफाइड इन 1999, और 802.11 भी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करता है और 11 Mbps पर सेकंड देता है, और 5 गीगाहर्ट्ज 802.11 है 5 गीगाहर्ट्ज पे 54 Mbps पे स्पीड देता है। 802.11 डी जो है वर्ल्ड वाइड रेटिफाइड इन 2001। E11 ही क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज होता है, 11G दोनों के लिए यूज होता है, 2.4 और 5.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे सॉरी
11G जो है आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, स्पीड मिलता है आपको 54 एमबीपीएस का। ठीक है, 11H जो है डीएफएस एंड टीपीसी मैकेनिज्म पे काम करता है। 11I ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी के लिए है, के रेडियो रिसोर्स मेजरमेंट के लिए है, एंड जो है हायर थ्रूपुट इंप्रूवमेंट के लिए है, मिमोज एंटीना। तो जो आपके ब्रॉडबैंड मॉडम है या फिर आपका बोलना चाहिए मॉडम है या एक्सेस पॉइंट है, उस पर जो एरियल या एंटीना लगता है, मिमो लगता है, उसका थ्रूपुट इंप्रूवमेंट करने के लिए वर्कआउट होता है। तो उसका नोटेशन और IEEE स्टैंडर्ड 8.2.11 है। 8.2.11 पे WPP और टेस्ट मेथड एंड मैट्रिक्स रिकमेंडेशन आता है। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट है ये चीज। 8.2.11 भी जो है प्रोटेक्टेड मैनेजमेंट फ्रेम है, ये भी अंडर डेवलपमेंट है। तो जो आपका डेटा फ्रेम ट्रेवल होता है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका मैनेजमेंट करना, वो आपका 8.2.11W पे आता है, जो अंडर डेवलपमेंट है अभी भी। ठीक है, तो ये IEEE स्टैंडर्ड जो है ये ध्यान रहेगा आप लोगों को वायरलेस के लिए 8.2.11 के लिए। हाँ सर। यस सर। अब थोड़ा लैन का स्टैंडर्ड देखते हैं, वायरलेस लैन का स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। तो क्योंकि हम दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज मूव ऑन करते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो देखो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसे हम देखते हैं। थर्ड जनरेशन इवोल्यूशन ऑफ वाईफाई देखते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ वाईफाई। तो थर्ड जनरेशन पे हमें 11A 11G मिला था, 11A और 11G मिला था। ठीक है, फिर फोर्थ जनरेशन पे 11N मिला। तो 11N क्या था, 11N पे दोनों आपका फ्रीक्वेंसी जो है सपोर्ट करता था, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम डाटा रेट क्या होता था, 600 एमबीपीएस होता था। रेंज क्या होता था, 825 फीट का हुआ करता था। कब कौन से ईयर पे अडॉप्ट किया गया, 2009 पे। फिफ्थ जनरेशन क्या है, 11AC आया, 11AC आया। तो देख रहे हो यहाँ पे साइन, ये आपका मेल है, इंटरनेट है, ये सिर्फ मेल के लिए था, ये मेल और इंटरनेट के लिए था फोर्थ जनरेशन पे। ये मेल, इंटरनेट और स्ट्रीमिंग के लिए हो गया। फिर आपका मैक्स वाईफाई जो फिफ्थ जनरेशन के बाद 11AC का है आपका, ये 2014 पे इंट्रोड्यूस हुआ था, अडॉप्ट किए थे। ये 5 गीगाहर्ट्ज पे चलता था और इसका मैक्सिमम डेटा रेट जो होता था वो 1 गीगापीएस। ये 1000 फीट तक रेंज सपोर्ट करता था। देन सिक्स जनरेशन आया, सिक्स जनरेशन में मेल, इंटरनेट, स्ट्रीमिंग, कॉल, शेयरिंग, वीडियो और क्या बोलते टेलीकॉन्फ्रेंस, तो हर चीज करने लग गए हम सिक्स जनरेशन पे, जो अभी करंट पे चल रहा है हमारे। तो ये क्या था, सिक्स जनरेशन आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चार्ट बना हुआ है, देखो 11A 1999 पे आया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना मैक्सिमम डेटा रेट आप अचीव कर सकते हो और मैक्सिमम रेंज क्या होगा। सेम बी के लिए, जी के लिए, एन के लिए, एसी के लिए, है ना। ये जो ए से लेके एसी तक है, ये आपके एग्जाम में ये चार्ट को पूछा जाता है। बहुत ध्यान रखो इस चीज का, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 11N है, जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड सपोर्ट करता है। क्लियर है, तो भाई ये चार्ट आप हमेशा याद रखो, क्योंकि आपके CCNA के एग्जाम में आएगा ही। वो पूछेगा 11AC कितना मैक्सिमम रेंज सपोर्ट करता है, कितना डेटा रेंज रेट आता है, कितना कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम करता है।
कौन से ईयर पे अडॉप्ट किया गया था, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो इतने थ्योरी को आपको एक सिंगल चार्ट पे यहाँ पे बना के दे दिया गया, तो ये ध्यान रखना आपका काम। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज आप देख रहे हो, ईयर वाइज 1999, 2003, 2009, 2012, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8.2.11 बी पे वायरलेस का स्पीड बताया गया है, जी पे वायरलेस का स्पीड बताया गया है, एन पे वायरलेस का स्पीड बताया गया है, और एसी पे वायरलेस का स्पीड बताया गया है। ठीक है, तो आपका ईयर भी मेंशन किया गया है। तो ये छोटे से चार्ट पे आप देखो, पावर्ट पे देखो, डायग्राम पे देखो, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये चार्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, कितने जनरेशन थे ये पते होने चाहिए। थर्ड जनरेशन में 11A11G था, फोर्थ जनरेशन में 11N था, फिफ्थ जनरेशन में 11AC था, सिक्स जनरेशन में मैक्स वाईफाई आ गया, जिसमें होल सब चीज कवर होता है। क्लियर है? यस सर। तो आप दिन पे दिन देखते जाओ, 11AC वेव 2 आया, 11AD आया, जिसपे आपका मैक्सिमम डेटा रेट जो है वो बढ़ता गया, गीगा फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, रेंज बढ़ता गया, है ना। तो ध्यान देने का चीज है ये, यहाँ पे देखो बढ़ता गया, यहाँ पर भी स्पीड बढ़ता गया आपका। फिर डिपेंडिंग यहाँ पे इस वाले पे डिपेंडिंग ऑन चैनल्स है, चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। यहाँ भी देखो आपका 11AH में 2.4 और 5 दोनों सपोर्ट करता है, 347 Mbps हो गया, हाँ 1000 मीटर। तो डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम हुआ लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया। AX पे आपका दोनों फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है, 10 गीगापीएस हो गया और 1000 फीट हो गया, है ना। 11AY पे क्या हो गया, 60 गीगाहर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी, और 100 गीगापीएस सपोर्ट करने लग गया, और 300 से 500 मीटर सपोर्ट करने लग गया। और 11AZ पे क्या हुआ, 16 गीगाहर्ट्ज हो गया, और क्या बोलते हैं, ये आपका रेट 1 से 0.5 हर्ट्ज तक का, और एक्यूरेसी 1 मीटर टू 0.1 मीटर। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए इतना यूजफुल है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे वायरलेस लैन मैन का क्या बोलते हैं डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इस चार्ट को देख के आप ये डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा IEEE स्टैंडर्ड यूज करना है, वो कितना फ्रीक्वेंसी कवर करेगा, कितना मैक्स डेटा रेट देगा, और कितना मीटर और रेंज वो कवर अप करेगा। क्लियर है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वाईफाई का डिजाइनिंग करो। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस। सेम जो ऊपर हमने चार्ट पढ़ा है ना, ये चार्ट हमने जो देखा, ये चार्ट हमने जो देखा है, इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट जो वायरलेस स्टैंडर्ड है 803 के, उसके बारे में बताया। तो 1997 में IEEE जो था फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और ये 1 से लेके 2 Mbps का ट्रांसमिशन स्पीड देता था, थोड़ा स्लो था, और ज्यादा समय के लिए नहीं रहा। ये क्या यूज करता था, RF बैंड यूज करता था 2.4 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, जिसमें G और B जो था वो एक स्टैंडर्ड था। यहाँ पे फिर से बताया है, A और B के लिए A 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, 54 Mbps, 400 फीट जाता है, और 11 भी जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है फ्रीक्वेंसी, और 11 Mbps का डेटा रेट है इसका, 450 फीट रेंज सपोर्ट करता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे आपका थ्योरी के पार्ट पे लिखा हुआ है, सेम आप उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, हाँ अब देखो 8.2.11a जो है, ये 8.2.11b और G के साथ कॉम्पेटिबिलिटी नहीं था इसका, लेकिन 8.2.11b जो है ये बैकवर्ड कॉम्पेटिबल था 8.2.11 स्टैंडर्ड, जो 1, 2 एंड 5.5 Mbps प्रोवाइड करता है। तो और ये 8.2.11G के साथ कॉम्पेटिबल था। क्लियर है? B G के साथ कॉम्पेटिबिलिटी बना के रखा हुआ था, लेकिन A B और G के साथ में नहीं था इसका कॉम्पेटिबिलिटी। क्लियर? हाँ सर। G के बारे में बताया, ये कितने फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, देखो NGB सब के बारे में अलग अलग बता दिए, कितने कितने पे चलती है होता है।
ये बी के साथ भी काम करता था, 111 Mbps का थ्रूपुट भी देता था, जबकि ये क्या है, जी है। तो जी बी के साथ में कॉम्पेटिबल है, मैंने पहले भी ऊपर बताया था जब हमने बी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये वायरलेस, ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये स्टैंडर्ड जो है 8.2.11 जी, पॉपुलर वायरलेस स्टैंडर्ड टुडे, आज के डेट में ये पॉपुलर है बहुत, और ये स्टैंडर्ड वायरलेस है। ठीक है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मैनेज होता है, 54 Mbps का स्पीड देता है, 8.2.11 बी के साथ में इसका कॉम्पेटिबिलिटी बनता है। क्लियर? अब एन के बारे में देखो, एन आपका 2.4 जो है, एन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, एन दोनों पे ऑपरेट होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, दोनों पे इसका स्पीड 600 Mbps आपको मिलता है। ठीक है, अब वो कैसे मिलता है, 4 एंटीना यूज करने से मिलेगा, यूजिंग 4 एंटीना, और कितना फीट कवर करेगा, रेंज कवर करेगा 825 फीट रेंज कवर करेगा। ये जो है डेटा रेट, मतलब हाई डेटा स्पीड के लिए मल्टीपल एंटीना यूज करता है, ध्यान रखना। 8.2.11n जो है मल्टीपल एंटीना यूज करता है। मल्टीपल एंटीना यूज क्यों करता है, 4 एंटीना यूज करता है, क्यों करता है, कारण आपको हाई स्पीड डेटा रेट देता है, और ये इसका स्पीड कितना 600 Mbps है। ठीक है, और आपके सिक्योरिटी को इंप्रूवमेंट भी करता है ये, और दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, तो ये ध्यान रख लो, 8.2.11n जो है आपके दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। एसी के बारे में बताया है, तो जितने भी हमने चार्ट पे देखा है उसका छोटा छोटा थ्योरी बताया हुआ है। ये 5th जनरेशन में आता है एसी जो है आपका, वाईफाई 5th जनरेशन का 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है, और ये 433 Mbps से 3.39 गीगाबीएस का स्पीड देता है। और ये डिपेंड करता है किस पे मिलता है डेटा रेट आपको, एंटीना पे, एंटीना टाइप पे और नंबर ऑफ एंटीना पे। तो किस पे डिपेंड है ये, एंटीना टाइप पे और नंबर ऑफ एंटीना पे। तो एंटीना, नंबर ऑफ एंटीना मतलब 4 5 6 10 कितना एंटीना लगाते हो, जितना ज्यादा एंटीना लगाओगे उतना ज्यादा डेटा स्पीड रेट मिलेगा, मल्टीपल इनपुट होगा, मल्टीपल आउटपुट होगा। दूसरा चीज टाइप ऑफ एंटीना, टाइप ऑफ एंटीना मींस कि क्या बोलते हैं, जो आपने एंटीना लगाया है, एरियल लगाया है, वो पैराबोलिक है, रेडियस है, सेमी पैराबोलिक है, उसका जो डायरेक्शन है, एलिवेशन है, वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है जो एंटीना है। तो एंटीना भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ सर्कुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कुछ पैराबोलिक करता है, कुछ रेडियस फॉर्म पे करता है, तो ये भी डिपेंडेंट है। तो टाइप ऑफ एंटीना के ऊपर भी डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, 8.2.11 एसी का वेव 1 वर्सेस वेव 2, तो यहाँ पे बताया है वेव 1 वर्सेस वेव 2। तो ये क्या बोलते हैं, वेव 1 जो है आपका 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, वेव 2 भी 5 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, लेकिन जो इसका थ्योरेटिकल ट्रांसमिशन रेट है 1.3 गीगाबीट पर सेकंड है, और वेव 2 का 3.47 गीगाबीट पर सेकंड। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है स्पीड का। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। और इसका 8.2.n जो है फ्रीक्वेंसी बैंड, ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों है, और ये 450 Mbps और 600 Mbps दोनों स्टैंडर्डाइजेशन पे वर्क करता है, इतना का डेटा रेट भी देता है। लेकिन वेव 1 वेव 2 पे जाने पे एन पे इतना रेट देता है, लेकिन वेव 1 वेव 2 पे जाने पे गीगापीएस पे देता है। तो आज के डेट में हमको डेटा ट्रांसमिट किस वे पे चाहिए, गीगापीएस पे चाहिए, क्योंकि हमारा लैन भी बढ़ के 1 गीग से 10 गीग हो गया, 10 गीग से 40 गीग हो गया, 40 से 100 गीग हो गया। तो हमारा वायरलेस के चलते स्पीड नहीं बढ़ेगा, डेटा डेटा ट्रांसमिट रेट नहीं बढ़ेगा, तो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या हो गया, वेव 1 में 1.3 गीगापीएस में आ गया, और वेव 2 पे 3.47 गीगापीएस में आ गया। ठीक है, तो 8.2.11ax, 11ax आपका ACAN, ये सब आपका x लगा हुआ है इस कारण से, मार्केटेड एज ए वाईफाई 6 बाय वाईफाई अलायंस। तो वाईफाई के लिए यूज किया जाता है जो भी AX टेक्नोलॉजी है,
तो मैक्स जो है 6th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है ना, तो ये सब आपका क्या है, हायर रेंज, हायर डेटा स्पीड, मल्टीपल टेक्नोलॉजी रन एट ए साइमल्टेनियसली। तो आपको हाईली डेंसिटी पब्लिक इन्वायरमेंट मिलेगा, चाहे ट्रेन हो, स्टेडियम हो, एयरपोर्ट हो, हर टाइप की जगह पे आपको वाईफाई मिलेगा, और उसका स्पीड 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। और ये 6 गीगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है आपके लिए, और इसका थ्रूपुट क्या होगा, 4 गुना ज्यादा होगा 11AC से, 5th जनरेशन से 4 गुना ज्यादा। जो आपका 5th जनरेशन में 11AC प्रोवाइड करता है, अब आप चार्ट में जाके देखना 11AC का स्पीड कितना है, किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, उससे 4 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। 6th जनरेशन पे वाईफाई टेक्नोलॉजी पे। तो हम आज के डेट में किस पे चलते हैं, वाईफाई पे चलते हैं। तो वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज तक का आपको ये देता है स्पीड, मोर कंटिजियस स्पेक्ट्रम, आपका वाईफाई सिग्नल जो है डाउन नहीं होगा, वाइडर चैनल पे काम करता है आपका, लेस इंटरफेरेंस, कम इंटरफेरेंस आएगा, गीगाबिट में स्पीड मिलेगा, लो लेटेंसी मिलेगा, हाई कैपेसिटी होगा, आप ऑनलाइन गेमिंग चलाओ, स्ट्रीमिंग चलाओ, या फिर क्या बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन करो, डाउनलोडिंग करो, ब्राउजिंग करो, कुछ भी करो, आपको लो लेटेंसी होगा, ठीक है। तो ये 802.11AC का क्वालिटी है। क्लियर। तो आज हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, इसको आप लोग रिवीजन करो, कल से हम लोग सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया IEEE स्टैंडर्ड के बारे में, किसी को कुछ डाउट है, कुछ इशू है तो मुझे अभी पूछो। ऑनलाइन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे IEEE स्टैंडर्ड है, तो जोर से मतलब ये बोलो, लोग आप कुछ जोर से बोलो। शैलजा 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 आपका वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी लोग आ का रही आ रहा है आवाज? क्या इनका वॉइस? आ रहा है सर, वॉइस आ रहा है। जी जी। आ रहा सर अब? एक मिनट। हाँ बोलो। आ रही आवाज? हाँ हाँ। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे IEEE स्टैंडर्ड, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा मतलब डॉक्यूमेंटेशन या कुछ स्टैंडर्ड फिक्स रखा हो, जैसे किसी को वायरलेस डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है तो इनके ही बनाए हुए स्टैंडर्ड पे वो डिलीवर करे या मेक करे, ऐसा कुछ रहता है ना IEEE स्टैंडर्ड? आप पूछना चाह रहे हो कि जो IEEE स्टैंडर्ड है, ये क्या बोलते हैं, एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है कि नहीं होता हाँ, है? बस बस हाँ सर, यही पूछ रहा हूँ। हाँ। तो ये ऐसे ही IEEE है ना? बिल्कुल, मैं बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपके रियल टाइम पे। आप लोग क्या बोलते हैं, आपका पीसी हो या आपका लैपटॉप हो, आपका क्या बोलना चाहिए, लैन केबल, जो आपके इथरनेट पोर्ट होता है आपके लैपटॉप में या पीसी में, और जो आपका लैन केबल होता है उसका कनेक्टर होता है, वो आप लोग देखे हो? बिल्कुल, आप कोई सा भी ब्रांड का खरीद के ला लो, RJ45 जो उसका कैप होता है जो केबल में लगा रहता है, या मैन्युफैक्चर्ड केबल लेके आते हो, वो इतना स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है कि आपका लैपटॉप या पीसी पे अगर आप उस लैन केबल का कैप को इंसर्ट करते हो, प्लग इन करते हो, तो प्रॉपर लॉग करते हैं, प्लग इन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि क्या बोलते हैं, आप डीलिंग का परचेज किए, आसूस का परचेज किए, या क्या बोलते हैं किसी और ब्रांड का परचेज किए, तो वो आपका
क्या बोलते हैं लैपटॉप या किसी भी ब्रांड के लैपटॉप पे या किसी भी ब्रांड के पीसी पे प्लग इन नहीं होगा। ऐसा कभी देखे क्या आप लोगों ने? नहीं। हाँ, तो यही वो आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्डाइजेशन है जो हर ओईएम को, हर वेंडर को फॉलो करना पड़ता है इसके नॉर्म्स को। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको मार्केट से आइसोलेट कर दिया जाएगा और वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। यही वो कारण है कि आई ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सलाह मशूरा पूरे कंट्री को लेना पड़ता है और उसको फॉलो करने पड़ते हैं उसके नॉर्म्स को। सेम आई ट्रिपल ई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के लिए है। तो जो भी प्रोफेशनल्स होंगे वो इस स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करेंगे। जो आई ट्रिपल ई का निर्देश होगा, नॉर्म्स होगा, वो पूरे ओईएम को, मैन्युफैक्चरर यूनिट को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो। ठीक है? हाँ सर। तो यही वो स्टैंडर्डाइजेशन है। अब मैं सिंपल से एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मोबाइल मोबाइल में आज से कुछ सालों पहले अलग अलग टाइप के चार्जिंग पिन आते थे जिसके कारण चार्जर अलग अलग होता था, है ना? सी टाइप, डी टाइप, क्या बोलते हैं, आज के डेट में क्या हो गया है, सी टाइप चार्जर आने लग गया ना, मिनी सी टाइप। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इसलिए कर दिया गया कि क्या बोलते हैं कि एक कॉमन चार्जर यूज होगा और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या डिवाइस होगा जिसको चार्ज करना है वो आप उसी से ही चार्ज कर सकते हो। कोई हर स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग पिन नहीं होगा और अलग अलग चार्जर नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम क्या है कि क्या बोलते हैं अननेसेसरी मोनोपोली बना के उसका कॉस्ट बढ़ा के चीजों को फिर मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है? और जरूरत पड़ने हाँ पे, सर। जैसे सपोज मान लो किसी एक बंदे का पास कोई मोबाइल है, वो ऐसे लोकेशन पे चले गया जहां पे क्या बोलते हैं सिर्फ सी टाइप चार्जर है और उसका मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट डी टाइप है, तो वो बंदे का मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज नहीं कर पाए। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन और कॉमन मेंटेन करने से क्या होगा कि क्या बोलते हैं वो कहीं भी रहे, कहीं से भी किसी का भी चार्जर यूज करके वो क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है ना। हम्म, समझ आया? हाँ सर। तो यही वो हाँ सर। कारण है जिसके कारण सबको एक आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। आप देख लो कोई सा भी लिनोवो, डेल, एचपी, मैक, कोई सा भी लैपटॉप ले लो, उसके इथरनेट पोर्ट पे अगर आप लैन केबल डालोगे, मैन्युफैक्चर्ड या मैन मेड क्रिम्पिंग किया हुआ लैन केबल, तो उसका जो कनेक्टर वो इतना प्रॉपर डिफाइन हुआ है कि जो लैन पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है आपके पीसी का या लैपटॉप का, प्रॉपर उस पे वो प्लग इन होता है। ऐसा नहीं होता कि वो छोटा पड़ गया या बड़ा हो गया। ठीक है? तो दो अलग अलग टीम काम कर रहा था। लैन केबल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर अलग था, क्रिम्पिंग कराने वाला अगर आप मैन मेड क्रिम्पिंग कर रहे हो तो वो उसके लिए लैन केबल, क्रिम क्या बोलते हैं, RJ45 जैक, ये सब जो आपने लिया, और लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा, तो ये जो मेल फीमेल कनेक्टर था वो दोनों स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन नहीं होता, तो ऐसा हो जाता कि क्या बोलते हैं पोर्ट बड़ा हो जाता है इथरनेट के लैपटॉप का, या छोटा हो जाता है, या तो क्या बोलते हैं आपका केबल जो था वो बड़ा छोटा हो जाता, RJ45 कैप जो था उसका। तो ये सब चैलेंजेस आते। तो ये सब स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने से क्या हुआ है कि क्या बोलते हैं आपका प्रॉपर हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्रॉपर प्लग इन प्लग आउट होते हैं। आप स्विच बोर्ड देख लो ना, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड देख लो, उसमें क्या बोलते हैं जो 3 पिन 2 पिन का जो बना हुआ है आपका फेस, वो इंडियन हम जो यूज करते हैं उसमें प्रॉपर आप कुछ भी लेके आते हो पावर अडेप्टर, वो डेफिनेटली उसमें प्लग इन होता है ना, बिना एफर्ट के। यस सर। हाँ, तो यही एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो उसी तरीके से आई ट्रिपल ई पे वायरलेस टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, माइक्रोवेव के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर दिया गया है। यही सबको फॉलो करना है। अब जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरे मोबाइल में भी वाईफाई है आज के डेट में, तो वाईफाई जो है वो मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज चैनल पे दोनों पे ऑपरेट होता है।
तो दोनों पे ऑपरेट होता है। तो वो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो IEEE का 802.11 का जो नॉर्म और स्टैंडर्डाइजेशन है उसको फॉलो करता है, तभी तो वो सिमिलर चीज मेरे मोबाइल पे भी लेके आ गया। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है, क्वेरी है? सर जाकिर सर। हाँ हेलो। हाँ, बोलो ना। सर जैसे ना जैसे सर मैंने मैकेनिकल में किया है इंजीनियरिंग। तो हाँ किसी भी चीज डिजाइन करते, जैसे मैंने क्रेन व्रेन का डिजाइन किया है, तो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक वो रहता है चार्ट। क्लाइंट अपन करेक्ट। को बताता है कि अपन को ये चाहिए। उस हिसाब से हम लोग ना उसमें टैली करते हैं सर कि इतना स्पीड रहना चाहिए मोटर वो। तो सर सिस्को जैसे अपन को कोई राउटर सेलेक्ट करना है, राउटर या कुछ डिवाइस, तो हम्म। उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड है क्या सर कि क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट दे दिया अपन को उसको सेलेक्ट करके वो करना है? अच्छा, ये बहुत बहुत गुड यार, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा भाई ने। एक्चुअल पे देखो, ऐसे सिस्को का ऐसा कुछ नहीं रहता। सबसे बेस्ट होता है गार्टनर। ठीक है, गार्टनर, गार्टनर का क्वाड रेटिंग होता है। तो गार्टनर का जो क्वाड रेटिंग होता है उसमें पूरे जितने आईटी रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, फॉर्म, क्या बोलते, क्लाउड रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है आपका, उस टेक्नोलॉजी के लिए गार्टनर का रेटिंग होता है। आप